ठीक है। तो अभी तक अपन ने रिप्रोडक्शन के बारे में काफी चीजें पढ़ी। अपन ने कल क्या स्टार्ट किया था, दैट इज न्यू टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। अपन ने जो फ्लावर है उसका आपको अल्टीमेटली जो न्यू बेबी प्लांट जो बनता है वो आपने सीखा, समझ में आया सभी को? पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद क्या होती है अगली प्रोसेस? फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा देखो, पॉलिनेशन तो आपको उस दिन पढ़ाई था आपने। पॉलिनेशन क्या होता है? सिंपली पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना स्टिग्मा पे, ठीक है। स्टिग्मा के बाद वो आपका पोलन ग्रेन्स ट्यूब में जाएंगे, ट्यूब में जाने ओवरी में जहां पे एग बनते हैं वहां एग में जाके क्या करेंगे? फ्यूजन करेंगे। इस फ्यूजन की प्रोसेस को अपन सिंपली क्या कह रहे थे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक स्मॉल कंपोनेंट बनता है, दैट इज जायगोट। क्या बनता था? जायगोट। वो जायगोट धीरे 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 क्या करता है? अपने सेल्स को डिवाइड करता है और वो क्या फॉर्म करता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को बोलते हैं बेबी प्लांट। इन द केस ऑफ फ्लावर्स वहां पे बेबी प्लांट बात करेंगे। इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हाट वी से ए बेबी चाइल्ड, है ना। तो सेम दोनों ही टर्म्स, जायगोट वहां भी रहेगा, यहां भी जायगोट रहेगा, एम्ब्रियो वहां भी। एम्ब्रियो के बाद क्या होता है? एम्ब्रियो धीरे धीरे क्या होता है, जो आपकी वो ओवरी वाली जो सैक है उसके अंदर क्या होता है? वो हार्ड होने लगता है और हार्ड होने के बाद क्या करता है? सिंपली वो क्या फॉर्म करता है? सीड फॉर्म कर लेता है। तो अल्टीमेटली अपन जो बनाना चाहते हैं सीड, और सीड के बाद वो सीड जब राइप करेगा, ग्रो करेगा, तो वो क्या पार्ट ले लेगा? फ्रूट का पार्ट लेगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस अपन ने पढ़ी थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ फ्लावर्स और प्लांट्स, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे, कल अपन ने स्टार्ट भी कर दिया था आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको मैंने बताया था कि बॉडी के अंदर एट दी आफ्टर द सम इयर्स you observe some changes in our body after the age of puberty, especially for the boys, like the age was like 10 to 14 and 11 to 14, और for the girls like 10 to 12, है ना। तो इस एज को अपन क्या कह रहे थे? प्यूबर्टी। जब बॉडी में सब कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मतलब क्या हो रही है? जो बॉडी है वो क्या हो रही है? रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो रही है ना। तो इस प्यूबर्टी की एज में क्या होता है? जो बॉडी की जो और ग्रोथ है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ या फिर जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है, लाइक इन द केस ऑफ बॉयज द टेस्टोस्टेरोन एंड इन द केस ऑफ गर्ल्स और फीमेल्स इट इज प्रोजेस्टेरोन या फिर ईस्ट्रोजन, ठीक है ना। तो सिंपली ये है। तो जैसे आपके बॉयज के केस में मैंने बताया था कि लाइक लिटिल बिट स्मॉल हेयर्स लाइक बियर्ड ग्रोज एंड द वॉइस बिकम्स हार्डर वाला का एग्जांपल दिया भी था, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? ड्यू टू दी हार्मोन्स। ये बात की थी अपन ने, और अपन ने कल मैंने आपको समझा तो दिया था, लिखना कुछ पॉइंट्स बाकी थे। कहां था लिखवा दिया था? लास्ट क्या लिखवाया था? Human beings become reproductive active from the onset of puberty. Puberty is the period during adolescence when the rate of general body growth slow down हो गई and tissue becomes reproductive tissue becomes mature हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है कि बॉयज के केसेस में चेंजेस आ रहे हैं, गर्ल्स के केसेस में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो ये क्यों हो पा रहा है? ड्यू टू दी हार्मोन। तो एक स्पेसिफिक एज के बाद हो रही है चीजें। जब आप चाइल्ड थे तब नहीं थे, लेकिन धीरे 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 चेंजेस आते हैं एट दी एज ऑफ अप्रॉक्स for the case of girls 16 to 17 and like for the boys पूरा कंप्लीट आपको अडल्ट कब बोलते हैं? जब आप 18 साल से ऊपर चले जाते हो, तभी आपको अलग अलग जो राइट्स मिलते हैं। जैसे आपको वोट का अधिकार है, तो आपको पहले क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों? पहले 16 मतलब पहले एज थोड़ा एक क्राइटेरिया अलग था। तो मानते हैं कि 18 साल के बाद जो आपकी ग्रोथ है एक तरीके से जितनी है 18 ईयर मीन्स व्हेन यू कम इन एंड फर्स्ट ईयर, मतलब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आप 18 साल के होते हो यूजुअली, 17 साल के यूजुअली 12 से पास आउट होते हो आप, और 18 साल में फर्स्ट ईयर में होते हो। तो मानते हैं कि तब तक जो भी ग्रोथ होनी होती है, हाइट वाइट, कुछ केसेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। लाइक कई लोगों की बहुत जल्दी हाइट बढ़ जाती है और कई लोगों की लाइक 8th में बहुत जल्दी हाइट बढ़ गई। जैसे आप तो ऑब्जर्व भी करते होंगे ना कि आपका फ्रेंड था, उसकी बहुत पहले वो आपसे लंबा था, लेकिन नाउ यू फील कि भाई अब मैं लंबा हूँ, है ना। तो फिर ऐसे कर करके ऐसे करते हो ना, तो मतलब मेरे फ्रेंड्स हमारे वो करा करते थे। तो ये सब चेंजेस देख रहे हो आप। तो ये हर बॉडी का थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है। किसी की जल्दी ग्रोथ हो जाती है, कई लोग तो इवन कॉलेज भी पास आउट करते हैं, तो लगता है स्कूल का बच्चा है ना, तो बोलते हैं इधर छोटू, है ना। तो ऐसे वो एक मतलब सबकी अपनी अपनी ग्रोथ है। तो लाइक मेल्स में बियर्ड आ रही है, ये सब चीजें चेंजेस हो रही हैं। तो आगे इसके पॉइंट्स कुछ बचे थे वो लिखते हैं, फिर अपन बात करते हैं आगे टॉपिक्स की। तो आपने लिख लिया था रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर, ठीक है, ये लिख लिया था ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑनसेट ऑफ
वो जो मैंने चीजें समझाई हुई है वही चीजें लिख रहा हूं, कोई स्पेशल नहीं है। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन ह्यूमन मेल्स is between 11 to 13 years। तो मेल के केस में एज क्या मान रहे हैं अपन, 11 से 13, कोई फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। 11 to 13 years of age, कॉमा, while in females is between to 10 to 12 years of age, 10 to 12 years of age, full stop। puberty is associated with many physical। तो एक बात बताइए बच्चों, आप प्यूबर्टी के एज में क्या सिर्फ आपके बॉडी में फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं या मेंटली लेवल पे भी थॉट आप खुद फील करते होंगे। देखो कोई भी चीज आप फील करते होंगे कि लाइक आप थोड़े कुछ सालों पहले कुछ आपके फीलिंग्स अलग थे, अब थोड़े कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये मेरे साथ हो रहा है। ये आपके साथ नहीं है, ये सभी के साथ है, और ये हो रहा है इसका मतलब आप सही हो। आप ये ना सोचो कि ये गलत है या कोई खराब चीज है, यार अब मेरे साथ ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, तो ये आप मतलब एकदम फिट हो इसलिए आ रहे हैं, मतलब आपके सब कुछ हार्मोन सही रिलीज हो रहे हैं। जिसके सही रिलीज नहीं हो रहे हैं उसके थॉट नहीं आ रहे हैं, है ना, तो आप सही हो एकदम, है ना। तो मेंटली आपके फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, बढ़िया है, मेंटली आ रहे हैं वो भी ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी थिंकिंग चेंज हो रही है। तो वो क्यों हो पा रही है, ड्यू टू द केस ऑफ दीज टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इन द केस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो लिखिए फिजिकल कॉमा मेंटल कॉमा इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। एंड साइकोलॉजिकल का मतलब समझते हो सभी, साइकोलॉजी से टर्म निकल के आया है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी का मीन्स होता है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान मीन्स द फील्ड रिलेटेड विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन माइंड। मतलब जो आपका ये बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है, ऑल्दो मुझे बड़ी पसंद है, कि ह्यूमन माइंड को स्टडी करना साइकोलॉजी कहलाती है। तो साइकोलॉजिकल चेंजेस मतलब आपके माइंड के लेवल पे चेंजेस आना, आपके थॉट के लेवल पे चेंजेस आना, कि किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आने लग जाता है, पहले बड़ा शांत होता है बच्चे, फिर माँ बाप बोलते हैं ये तो बड़ा आजकल गुस्सा करने लगा है ना। तो ये हाँ ऑल्दो चीज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हार्मोन्स में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहे हैं। तो अब इन हार्मोन्स, देखो अभी मैं आपको बात बताऊंगा, तो ये क्यों हो पा रहा है, ड्यू टू दी हार्मोन्स। कई लोगों को आप देखते हो गुस्सा बड़ा आ रहा है ना, इस एज के अंदर। तो ये बड़ी क्रिटिकल एज सी होती है कि जहां पे आप अपनी लाइफ को क्या करते हो कि बहुत सारी चीजें हो रही होती है ना, स्कूलिंग भी, पढ़ाई भी, लाइक कि कैसे इसको मेंटेन करना है, ये नॉर्मल सी चीज है ना। तो ये साइकोलॉजिकल का मतलब है, समझ में आई। तो लिखिए साइकोलॉजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस इन boys and girls which occur slowly over a period of time, these are called secondary sexual characters, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉर इंस्टेंस थिक dark hair start growing in new parts of the body, such as armpits and genital areas.
between the thighs, full stop. Thinner hair appears on legs, arms and foot, FORE, full stop. स्किन बिकम्स ऑयली, कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ बच्चों की क्या होती है, स्किन जो होती है थोड़ी ऑयली हो जाती है, लाइक बोलते हैं कि ऑयली हो जाती है, काफी चिकनी टाइप हो जाती है, मतलब ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू दी हार्मोन्स, ठीक है ना। ये प्यूबर्टी की जो आप एज में ग्रो कर रहे हो तो कई केसेस में होता है, सभी के ने तो ऑयली हो जाती है, तो कई लोगों के पिंपल्स बड़े निकल जाते हैं, होता है ना ऐसा, आपने देखा होगा आपके स्कूल में क्लास में कई होंगे जिनके वो क्या होता है कि लाइक उनकी स्किन क्या ऑयली हो जाती है, ऑयली होने की वजह से क्या होता है कि जल्दी से कोई भी डर्ट चिपकती है और फिर क्या हो जाता है, पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर बड़ी क्रीम लेते हैं, ये वाले कुछ नहीं, मतलब बस सीधा खाओ सब सही हो जाएगा अपना, है ना, ठीक है। चलो, स्किन बिकम्स ऑयली एंड पिंपल्स may appear on the face, full stop. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन केस ऑफ बॉयज क्या आने लग जाती है, दाढ़ी मूछें, लाइक मी एंड आई वॉज कंप्लीटली बाबा जी, है ना। चलो लिखो, इन केस ऑफ बॉयज बियर्ड एंड, मूछों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है, अरे वाह वेरी गुड, बड़े समझदार बच्चे हैं आजकल के, हैं कितनी जल्दी चीजें पता है, हमको पता ही नहीं था, अभी पता चला है 2-3 साल पहले, मुस्टैच बोलते हैं मूछों को। एंड मुस्टैच स्टार्ट अपीयरिंग, कॉमा, वॉइस बिगन्स टू क्रैक, हाँ पापा ऐसे बोलने लगते हो ना कुछ ही समय में, पहले तक तो ठीक थी आवाज, एक दिन सुबह उठे तो पहले तक तो हाँ पापा तक बोल रहे थे, अगले दिन हाँ पापा, मतलब पापा के भी पापा लग रहे हो आवाज में, है ना, तो ऐसा होता है, किसी के नहीं होता है जैसे, मतलब लेकिन चेंजेस होते हैं, नो डाउट सभी के होते हैं ना। तो लिखिए, कॉमा, वॉइस बिगिंस टू क्रैक, कॉमा, reproductive organs develop and start producing or releasing germs, start producing और रिलीजिंग जर्म्स के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्पर्म, ठीक है, फुल स्टॉप। इसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट पैरा में लिखे, इसी पॉइंट में नेक्स्ट पैरा में, इन केस ऑफ गर्ल्स कॉमा, ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, कॉमा, स्किन ऑफ nipple darkens, comma, menstruation starts। अभी सभी एक एक चीजों की बात करेंगे आगे। menstruation starts, ठीक है। फिर एक फाइनल पॉइंट लिखिए नोट करके, menstruation starts, नोट करके पॉइंट लिखिए, the act of mating between the male and female partner is termed as copulation।
is termed as copulation और sometimes we say sexual intercourse। समझ में आई बात? What is copulation समझ में आ गया? The mating of male and female partner is termed as copulation और sometimes we say sexual intercourse। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, आपके जो बेसिक जनरल जो आपके क्या आ रहे थे, जो चेंजेस आए बॉडी में उसकी बात की अपन ने। अब अपन आगे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब एक एक डिस्कस। तो सभी को यहाँ तक समझ में आया? तनु समझ में आया? सभी को आया क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, क्यों आ रहे थे, वो भी प्रॉपर समझ में आया? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेटिंग डालिए। एडोलेसेंस कौन सी एज कहते हैं, आप ही बताओ? जस्ट बिफोर कौन सी? प्यूबर्टी। और फिर क्या होती है प्यूबर्टी के अंदर, आप एक टर्म यूज करते हो टीनेज, जो मोस्टली अपन यूज करते हैं टीनेज। तो अभी क्या है, आप लाइक टीनेज में ही हो। और प्यूबर्टी का मतलब होता है जो ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ है थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन और जो आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज है, उनमें क्या आता है, जो इफेक्ट्स हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन और जो ईस्ट्रोजन है वो थोड़ा ज्यादा जो आपका सीक्रेट होता है बॉडी में। एटलीस्ट सम टाइम्स के बाद जो ये वाला हार्मोन है ये सीक्रेट होना बंद, मतलब जितनी ग्रोथ हो सकती है उतनी हो गई। एडोलेसेंस से थोड़ा पहले का पीरियड, लाइक 9-10 साल 8 साल होता है ना, इस तरह से चीज़ें चलती है जिसमें आप ग्रो कर रहे हो। जैसे इन्फेंट के बाद अपनी स्टेजेस आती हैं 6 के बाद, 6 से 8 9 10, ठीक है, इस तरह से। अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप भी साथ साथ डायग्राम बनाइए। आपके एनसीईआरटी का ही सेम डायग्राम है, अगर एनसीईआरटी देख सकते हो आराम से बना, कोई दिक्कत नहीं। और जो यहाँ से बनाना चाहे वो यहाँ से बना सकते।
देखो उसके अंदर भी आता है, प्यूबर्टी को अपन अलग से स्पेसिफाई कर रहे हैं, एडोलेसेंस सेम वही है ना, उसमें भी वो वही रेंज चलती रहती है ना। और लेकिन अपन को यहाँ पे बात किसकी करनी है, प्यूबर्टी की। तो अपन किसको डिफाइन कर रहे हैं कि भाई एडोलेसेंस के अंदर, तो एडोलेसेंस का मतलब जब आपकी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, तो वो पीरियड जैसे एडोलेसेंस हो गया, टीनेज हो गई, वो तो अपना वो हो गया है ना। और अगर आपको स्पेसिफिक ईयर चाहिए तो वो मैं आपको कल बता दूंगा, है ना वो। और प्यूबर्टी का मतलब अपन क्या कह रहे हैं कि भाई आप रिप्रोडक्टिवली मैच्योर कब हो रहे हो, तो उस पीरियड को अपन क्या कह रहे हैं, प्यूबर्टी, ठीक है ना। तो अपन उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे तो बहुत सारी एजेस हैं अलग अलग। बना लीजिए, जब हो जाए बता देना। किडनी वो यूरेटर है ना, आप याद करो एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन से आपके किडनी से क्या निकल के आ रही थी, यूरेटर, और यूरेटर किस में जा रही थी, आपके यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये वही यूरिनरी ब्लैडर है जहां पे क्या हो रहा है, यूरिन स्टोर का होने का काम करता है। तो देखो ये वहीं से आ रहा है, तो वो वहां पे एक अटैचमेंट हो गया, और ये जो सेमिनल वेसिकल के थ्रू वास्ट डिफरेंस आ रही है, ये जो आपका ग्लोब्यूल फॉर्म में है ना, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, सेमिनल वेसिकल कह दिया, फिर उधर एक जो बड़ा है ब्लैडर के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड है, देन यूरेथ्रा, पेनिस, स्क्रोटम, टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस, ठीक है ना।
डायग्राम पे बोले वो हो गए, अब मैं सीरियस हो गए बच्चे, डायग्राम बोले कि डायग्राम अच्छे से बनाना है। अब तो पूरी एकदम कलाकारी वो घोड़े गधे वाला तक पूरा हो गया, मतलब पूरा स्ट्रक्चर अब बनाएंगे अच्छे से। सही है, सही बनाओ, कोई दिक्कत, आराम से। नहीं पहले तो घोड़ा बोलता तो मैं 4 टांगे बना के आ जाते थे। कहाँ पे? नहीं 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 नहीं, देखो वास्ट डिफरेंस है ना, ये क्या है अभी मैं बताऊंगा। इसी मतलब ये क्या है ना, ये अटैच ट्यूब है, ये जो यूरेथ्रा है ना, और ये जो आपका सेमिनल वेसिकल है और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये क्या सभी एक ही जगह पे कंबाइन हो रही है। लेकिन जब ये बात आती है ब्लैडर से जो स्क्रोटम का जो हिस्सा है, वहां तक इस ट्यूब को अलग से नाम दिया है वास्ट डिफरेंस। अब वहां पे इसको अलग नाम देने की क्या जरूरत पड़ी, अभी बात करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यूरेथ्रा का मतलब क्या हो गया, यूरिन पास करने के लिए सिंपली। अब देखो, सबसे पहले बात की जाए अपन बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन के लिए हम सब जानते हैं, मैं आपको कब से बताता आ रहा हूं क्या रिक्वायरमेंट होती है, गैमेट्स की। तो गैमेट्स, अभी बात हो रही है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल गैमेट क्या है अपना, स्पर्म है ना, ठीक है। और स्पर्म है, और फीमेल गैमेट अपना ओवा सिंपली, ठीक है। अब देखिए यहां पे सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपके जो स्ट्रक्चर है सिंपली ये है, आपका यूरिनरी ब्लैडर क्या पेयर में है या सिंगल है, सिंगल है ना। और आपका यहां पे क्या पेयर में है, जो आपके टेस्टिस होते हैं दे आर इन पेयर, मतलब देयर आर 2, टोटल नंबर ऑफ 2। अब जो आपका जो स्पर्म रिलीज करते हैं वो आपके करते हैं दैट इज दीज टेस्टिस, और टेस्टिस से आपका एक हार्मोन भी निकलता है जिसको अपन ने बात की थी, टेस्टोस्टेरोन। एंड जो आपका स्पर्म निकल रहा है, जो आपका मेल गैमेट निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, तो सबसे पहले वो कहां से रिलीज हो रहा है, आपके टेस्टिस में। अब ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर प्रेजेंट है, और जो आपके ये इसकी बात करें, इस कंप्लीट पार्ट की अपने एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। लेकिन बात करें टेस्टिस की, जो आपका ये एक अलग से एक सिंपल पाउच की फॉर्म में स्क्रोटम में प्रेजेंट रहता है आपका क्या, टेस्टिस। अब ऐसा क्यों है कि ये अलग से प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर ही क्यों नहीं हो सकता था? अब इसका रीजन ये है, जो स्पर्म जनरेशन के लिए जो एक मिनिमम कंडीशन ये होती है कि बॉडी का टेम्परेचर, मैंने बच्चों आपको कितना बताया, जनरल 37 डिग्री के आसपास रहता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर आपको स्पर्म प्रोड्यूस करवाने हैं तो स्पर्म प्रोड्यूस कराने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है दैट इज 1 to 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत आपको कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। अब कम टेम्परेचर, बॉडी का तो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, अब कैसे कम टेम्परेचर मेंटेन होगा? तो क्या किया बॉडी ने, नेचर ने, कि एक अलग से जो पार्ट है दैट इज स्क्रोटम विच इज प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और वो क्या करता है सिंपली आपका सिंपली जो बॉडी के अंदर स्पर्म का रिलीज हो, दैट इज उसकी मिनिमम कंडीशन क्या है कि 1 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए अगर स्पर्म बनने चाहिए। तो स्पर्म के लिए मिनिमम कंडीशन ये है कि वो कितने टेम्परेचर पे बनेंगे, 1 to 4। अब इस टेम्परेचर को मेंटेन कैसे किया जाए, दिस इज अनदर इशू। तो क्या किया कि अलग से जो पाउच टाइप जो एक आपका कंपोनेंट है बॉडी का, उसके अंदर आपके प्रेजेंट रहता है टेस्टिस, तो वहां पे उसको क्या करता है, अलग से कूलर टेम्परेचर मिल जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, इजीली स्पर्म को जनरेट करा पाता है। समझ में आया है कॉन्सेप्ट? हाँ, मतलब बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है अगर आप बात करोगे, लेकिन स्पर्म जनरेशन के लिए कितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, 1 से 4, तो बॉडी से बहुत कम है, इसीलिए इट शुड लाई आउटसाइड ऑफ दी बॉडी। तो ये बात हुई, आपके क्या रिलीज हो गया, आपके स्पर्म। अब वो देन क्या करेगा, स्पर्म आपका मूव करेगा, लाइक मान लीजिए आपके यहाँ पे स्पर्म मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, देन विद द हेल्प ऑफ दिस वास्ट डिफरेंस, एक ट्यूब है वो पहुंचेगा कहाँ पे, ये यहाँ पे। अब ये
पहुंचेगा तो इसको दो चीजें मिल रही है, एक तो ये वाले पूरे कंपोनेंट है ना सेमिनल वेसिकल, इसको बोल रहे हैं ना, तो यहां से एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, प्रोस्टेट से लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, और ब्लैडर से आपके सिंपली क्या निकलता है, यूरिन, यू नो। तो अब क्या होगा, ये यूरिन का कॉन्सेप्ट तो अलग है। यूरिन तो क्या है कि आपको मैंने बताया इट इज कनेक्टेड टू नर्वस सिस्टम। अभी अपन बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, स्पर्म की। तो जब ये रिलीज करा तो ये कहां पे पहुंचा, यहां तक पहुंचा। यहां पे पहुंचने के बाद इस सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या हुआ, कुछ ऐसे लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर पार्टिकल निकले जो क्या कर रहे हैं, स्पर्म एक को क्या कर रहे हैं, एक लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो उनका फ्लो है वो क्या हो सके, इजी हो सके, पहली चीज। और स्पर्म क्या होता है, ज्यादा देर किसी भी आउटसाइड टेम्परेचर पे सस्टेन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, सस्टेन नहीं कर सकते। वो जो उनकी कैपेबिलिटी है स्पर्म को ओवा के से फ्यूज करने की, वो उनकी खत्म हो जाती है। तो क्या जरूरी है, उनको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। क्या चाहिए भैया, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और न्यूट्रिएंट के साथ साथ उसको लिक्विडिटी भी चाहिए कि भाई इजीली फ्लो, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर। तो वो क्या करते हैं, ये दोनों ही जो सेमिनल वेसिकल है और आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये क्या करती है, उसको अलग से न्यूट्रिशन देती है ताकि वो इजीली फ्लो कर सके, और साथ ही साथ वो इजीली डाई ना करे। क्या ना डाई करे, आपका स्पर्म का। तो ये फिर ये यहां से हुआ। तो फिर जब सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने के बाद जब स्पर्म के अंदर न्यूट्रिशन प्लस लिक्विड लाइक पार्ट मिलने के बाद इस कंपोनेंट को सिर्फ अपन स्पर्म ना कह के व्हाट वी से सीमन, व्हाट वी से क्या कहते हैं। तो सीमन और स्पर्म में आपको सिंपली फर्क समझ में आया, काम तो स्पर्म ही करेगा, फ्यूजन स्पर्म ही करेगा। लेकिन बोलते हैं ना कि जैसे आपको कहीं जाना है तो आपकी गाड़ी में आप बैठ के तो जाओगे, लेके तो आपको गाड़ी ही जाएगी, लेकिन गाड़ी में ले जाने के लिए आपको क्या चाहिए, पेट्रोल। तो अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो वो गाड़ी कबाड़ है। तो गाड़ी लेना इजी है, जैसे भी कार बड़ी इजीली मिल जाती है ना, 5-7 लाख में ले लो। अब पेट्रोल इतना महंगा है ना, तो इसलिए क्या है, तो ये जो आपके क्या है सेमिनल वेसिकल और आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये क्या कर रहे हैं, एज ए कैरियर, और साथ ही साथ उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं। तो फिर देन ये यहाँ पे आने के बाद मिक्स हो गए। अब यहाँ पे क्या सिर्फ स्पर्म हो गया, सीमन बोलेंगे उसे, सीमन। और फिर वो सीमन यहाँ से आपका जो यूरेथ्रा, जो एक कॉमन ट्यूब है फॉर दी यूरिन एज वेल एज फॉर दी सीमन। तो फिर विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा दे विल गो आउट ऑफ द बॉडी, एंड जब वो वहां पे अपन जब मिक्सिंग होगी ओवा में और स्पर्म की, तो वो वहां पे तो फिर क्या प्रोसेस होती है आपकी, फर्टिलाइजिंग। तो आपको ये बॉडी का स्ट्रक्चर समझ में आया, क्यों इसकी अलग से रिक्वायरमेंट पड़ी ये भी समझ में आया। ठीक है, बंद करो एक बार। ठीक है, लिखो आगे, डायग्राम बन गया सभी का। ठीक है, लिखो, वन पेयर ऑफ टेस्टिस। अब टेस्टीज की स्पेलिंग अलग लिखोगे, सिंगल लिखते हो तब IS लगते हैं, जब डबल लिखोगे TES, ठीक है ना, टेस्टीज, ठीक है। आर प्रेजेंट इन ए बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम, इन ए बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, स्क्रोटम बोल रहे हैं, ठीक है। विच लाइज आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी, विच लाइज आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी, hence they are extra। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब समझ में आ रहा है इंसान आपको, जहां पे आपके लाइक लिवर, स्टमक, आपके जो भी पार्ट्स हैं वो कहां पे लाई कर रहे हैं, एब्डोमिनल मतलब पेट में, और जो स्क्रोटम है वो पेट में नहीं है, इट लाई आउटसाइड, अलग है ना पार्ट। तो ये इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर इतना मेंटेन हो पा रहा है, ठीक है। दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजिशन which lies outside the abdominal cavity, hence they are extra abdominal in position। समझ में आई ये पॉइंट? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा तो नहीं कह सकते, स्क्रोटम और पेनिस तक, वो वाला पार्ट तो आपके ब्लैडर तो किस में आ रहा है, जैसे एक्सक्रीशन सिस्टम किस में आ रहा है आपका एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल इन पोजिशन।
full stop. This is because the testes have to be maintained at 1 to 3 degrees Celsius, 1 to 3 degree Celsius lesser temperature than the body in order to produce अब एक मैं टर्म यूज कर रहा हूं फंक्शनल स्पर्म. क्या यूज कर रहा हूं? फंक्शनल स्पर्म. फंक्शनल स्पर्म क्यों कर रहा हूं? वो स्पर्म जो एक्टिव हो. समझ में आई बात? अगर टेम्परेचर नहीं होगा तो वो स्पर्म का कोई मतलब नहीं है. तो क्या मैंने टर्म यूज किया? फंक्शनल स्पर्म. समझ में आई बात? ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फंक्शन ऑफ टेस्टिस डैश फंक्शन ऑफ टेस्टिस. आप ही बता दो मुझे क्या है. पहला फंक्शन सबसे बेसिक स्पर्म, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन. कौन सा हार्मोन निकालना? टेस्टोस्टेरोन. तो पहला लिखिए, टू प्रोड्यूस मेल गैमेट दैट इज स्पर्म. सेकेंड पॉइंट लिखिए, to produce a male reproductive hormone called testosterone. testosterone, testosterone, which is responsible for testosterone. ठीक है, which is responsible for producing sperm as well as आपकी जो बॉडी में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन. तो as well as secondary sexual characters in males. Full stop. क्या लाइफ टाइम नहीं होता, एज के बाद ये रिलीज, मतलब लाइक अभी अपन बात करेंगे 40-50 तक, है ना, फिर बाद में ये रिलीज होना बंद हो जाता है. ठीक है ना. अभी जैसे अपन ईस्ट्रोजन की भी बात करेंगे, है ना, जो अभी फीमेल के अंदर हार्मोन है, वहाँ पे भी उसकी बात करेंगे. क्या नहीं, कैसा चलेगा लाइफ टाइम? आफ्टर द सम एज इट विल डाई, नहीं रिलीज करेगा. हाँ, अच्छा टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, स्पर्म लाइफ टाइम नहीं चलेगा ना कोई भी चीज़. लाइफ टाइम हार्मोन है, हार्मोन ये वाले सेकेंडरी हार्मोन्स है, ये प्राइमरी हार्मोन में नहीं आते. जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रिक्वायर्ड है लाइफ प्रोसेस के लिए, ये लाइफ प्रोसेस वाले हार्मोन नहीं है ना, तो ये पर्टिकुलर एज के बाद बंद हो जाएंगे रिलीज होना. ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट. नाउ दी sperms formed are delivered through, तो सबसे पहली कौन सी ट्यूब के थ्रू डिलीवर होंगे? वास डिफरेंस. ठीक है, delivered through the vas deferens which unites with a tube. vas deferens, हाँ अच्छा, vas deferens which unites with a tube coming from the urinary bladder. Full stop. The urethra, इसी में चलते रहिए. The urethra does forms a common
कॉमन पैसेज फॉर बोथ दी स्पर्म्स एंड यूरिन। तो आपका जो यूरेथ्रा है दैट इज ए कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज फॉर दी स्पर्म। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड seminal vesicles add their secretions so that the seminal vesicles add their secretions so that the sperms are now in a fluid, liquid like substance को fluid बोलते हैं, FLUID, fluid, which makes their, so that the sperms are now in a fluid which makes their transport easier, and this fluid also provides, और क्या क्या देता है लिक्विडिटी के साथ, न्यूट्रिशन। ठीक है ना, also provides nutrition, full stop। नोट करके अगला पॉइंट लिखिए, नोट में लिखिए, अब इस सीक्रीशन को जब ये ग्लैंड के साथ सीक्रीशन मिक्स हो गया, स्पर्म प्लस सीक्रीशन अब क्या कहलाएगा बच्चों, सीमन। व्हाट मीन है, सीमन। ठीक है ना, तो आप अल्टीमेटली अब स्पर्म ना कह के आप क्या करोगे, उस लिक्विड उस सब्सटेंस को क्या बोलोगे, सीमन। तो लिखिए इसी पॉइंट को, द सीक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स along with the sperms is known as semen, full stop। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, is known as semen। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the sperms are tiny bodies। आपको डायग्राम तो बताया था ना स्पर्म का कैसा होता है, एक हेड होता है और एक लास्ट में टेल टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल, DNA, क्रोमोसोम, जितने भी जेनेटिक प्रॉपर्टीज हैं, है ना, जेनेटिक मटेरियल एंड ए लॉन्ग टेल that helps them to move towards the female germ cell। female germ cell means ova, फीमेल जर्म सेल, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पेनिस इज द ऑर्गन which is used to introduce semen into the female body, full stop। it is richly supplied with blood vessels। पेनिस की बात हो रही है ना, इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो ये हो गया है अपना, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा, एक एक प्रोसेस समझ में आया सभी को, ठीक है।
बिल्कुल। और आपको पता ही है मिलियंस में से कितना फ्यूज होते हैं, 1 होता है। आपने वो 3 इडियट मूवी देखी है? 3 इडियट देखी है सभी ने? शुरुआत में वो दिखाते हैं ना, बोले कि थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स आते हैं, वो से फ्यूज होते हैं, फिर बोलते हैं अब तो मेरा बेटा या तो लड़का हुआ तो इंजीनियर बनेगा, लड़की हुई तो डॉक्टर बनेगा। तो बोले कि पहले तो वहाँ कंपटीशन हुआ स्पर्म और स्पर्म्स के बीच में, अब यहाँ लाइफ में जैसे आए फिर नया कंपटीशन की भाई अब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब अपने पास 15, चलो डायग्राम तो बन जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डालिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। साथ साथ डायग्राम बनाइए। ये थोड़ा अटैच्ड है ना, इसको बना लेना। अच्छे से बनाई देता हूँ। ठीक है, these are ovaries, oviduct, or we say fallopian tube. This is uterus, or sometimes we say womb. This is cervix, and this is vagina.
अब अपना ये वाला पार्ट है, इसके बाद लास्ट टॉपिक है दैट इज सेक्सुअल हेल्थ, फिर अपना ये टॉपिक है। और हाँ, कुछ मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्चुअल मेथड्स, वो पढ़ के फिर खत्म, है ना? बन गया? ठीक है। अब देखिए, हमने अभी पढ़ा दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या रिलीज हुआ अपना स्पर्म। यहां पे अपन प्रोसेस पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन का, तो हम सब जानते हैं कि मेल का अगर स्पर्म है तो फीमेल में क्या क्रिएट होगा? ओवा। अब सबसे पहली बात आती है कि ओवा कहां बनता है। तो ओवा की अगर बात की जाए तो ओवा बनता है आपके इस ओवरी में, ठीक है ना? अब बात की जाए लाइक फॉर फीमेल व्हेन इट वाज शी वाज चाइल्ड, तो क्या होता है कि उसके अंदर पार्ट तो प्रेजेंट है ही, तो वहां पे इमैच्योर एग्स थाउजेंड्स ऑफ नंबर में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, इमैच्योर एग, वो मैच्योर नहीं है। जब प्यूबर्टी की एज आती है तो वो क्या एग्स क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं और वो दे आर स्टार्ट रिलीजिंग। तो सबसे पहली बात आती है कि जैसे स्पर्म्स की बात आई, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकलते हैं एक मेल के अंदर, तो अगर बात करें फीमेल के अंदर कितने मिलियंस नहीं निकलते हैं। अगर फॉर ए पर्टिकुलर एक साइकिल की बात करेंगे अपन यहाँ पे 28 डे की साइकिल मानते हैं ना, ठीक है ना? कितने? 28 डे की, अप्रॉक्सिमेट 8 मंथ मान लीजिए आप, ठीक है? तो आपके एक मंथ में कितना ओवा निकलेंगे? 1। और ये 1 आपको मैंने बताया था ओवा क्या करता है, इट इज ए नॉन मोटाइल, मोटाइल नहीं है। तो मोटाइल क्या है आपका? स्पर्म मोटाइल है। तो फर्टिलाइज कौन आके करेगा? स्पर्म आपके का। तो सबसे पहली बात आती है रिलीज होगा, रिलीज एक मंथ में या तो ये ओवरी करती है, ऐसा अल्टरनेट चलता है। फर्स्ट मंथ में लाइक माने अगर 12 महीने हैं तो फर्स्ट मंथ में दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन। तो अब वो कोई सी भी रिलीज करे, करना तो अल्टीमेटली क्या है? एग ही रिलीज करना है, ठीक है? तो ये सपोज यहां से मान लीजिए एक एग रिलीज हुआ और ये आपका फैलोपियन ट्यूब तक तो मूव करेगा, यहां पे ये है तो ये यहां तक आपका एग आ गया, ठीक है? अब क्या होगा, अब ये अलग अलग पार्ट्स हैं, है ना? अब क्या होगा, स्पर्म विद दी हेल्प ऑफ कॉपुलेशन, कॉपुलेशन अभी आपको बताया था, ठीक है? क्या होगा, आपका स्पर्म कहां से एंटर किया? फ्रॉम दी वेजाइना। स्पर्म क्या है? सिंपली मोटाइल है। मोटाइल मतलब इट कैन मूव, तो वो मूव करेगा, मूव करता हुआ आपके सर्विक्स के अंदर एक स्मॉल लाइनिंग के थ्रू आता हुआ यूट्रस के थ्रू सिंपली कहां पे आएगा? आपके इस फैलोपियन ट्यूब पे आएगा, और जो आपका स्पर्म का ये स्ट्रक्चर होता है वो होता है, और ये यहाँ पे क्या कर जाएंगे? मीट करेंगे। उस मीटिंग की प्रोसेस को क्या बोल देंगे अपन? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन ना यूट्रस में हुआ, यूट्रस का एक नाम और होता है वूम भी बोलते हैं, ना सर्विक्स में हुआ, ना वेजाइना में हुआ, कहां पे हुआ? आपके फैलोपियन ट्यूब में। तो एक ये बड़ा सा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, नॉट इवन फॉर द 10th, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहां पे हुआ है, तो बच्चों को ये ही नहीं पता होता कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो कहां पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में। नॉन मोटाइल है, लेकिन मैंने क्या कहा, अब जैसे मान लीजिए किसी भी कोई भी एक प्रोसेसर रिलीज हुआ, लेकिन वो कहां से कहां अटैच्ड है? ओवरी में अटैच्ड है, और ओवरी के ऊपर क्या है? जस्ट क्या है? फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब से कहीं आगे नहीं गया, कहां पे रहा? फैलोपियन ट्यूब में ही रहा। फैलोपियन ट्यूब बस एक फैलोपियन ट्यूब में ही हो, जैसे मान लीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे आपके फुटबॉल स्ट्रक्चर में आपके आलमंड स्ट्रक्चर बोलते हैं ओवरी का, उधर है, तो वहां से रिलीज होकर कहीं गया नहीं, वहीं है। तो कहां मूवमेंट हुआ? मूवमेंट तो कौन कर रहा है? आपका स्पर्म कर रहा है। तो यहां पे आने के बाद क्या हुआ? उसका फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या फॉर्म करेगा बच्चों? जाइगोट। एंड जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के सिंपली अपन किसको कहते हैं? अपन बेबी, चाइल्ड बेबी को कहते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस होगी किसके अंदर? आपके क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझ में आई कि ओवा इन द केस ऑफ फीमेल कितने रिलीज हो रहे हैं पर मंथ बेसिस पे? 1, और पर ओवा अल्टरनेट डेज में रिलीज हो रहे हैं। और ये ओवा रिलीज हो किस ले रहे हैं? ताकि फर्टिलाइजेशन हो।
तो ये इस तरह से प्रोसेस होता है, स्पर्म आता है और यहाँ पे मीट करता है, फिर यहाँ पे जायगोट बनता है। अब ये जायगोट क्या सिर्फ हमेशा फैलोपियन ट्यूब में रहेगा? पहली कॉन्सेप्ट नहीं, फैलोपियन ट्यूब इज लाइक ए स्मॉल ट्यूब। तो वहां पे जो भी भाई एम्ब्रियो के भाई जायगोट के बाद क्या बनेगा? जायगोट तो चलो छोटा सा है, जायगोट के बाद आपका बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बढ़ेगा पूरा चाइल्ड, चाइल्ड को इज लाइक एक ह्यूज स्पेस की रिक्वायरमेंट। तो वो क्या करता है, अब वो यहाँ पे जो जायगोट बना, वो जायगोट क्या करेगा, ये जो स्ट्रक्चर है आपका जो यूट्रस है, यूट्रस की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है इट इज ए इलास्टिक, और इसके अंदर एक थिन लाइनिंग होती है अभी जिसका नाम अपन बोलेंगे एंडोमेट्रियम। व्हाट वी से? एंडोमेट्रियम। तो उसके थ्रू आगे वो प्रोसेस होगी और धीरे धीरे वहां पे जो एम्ब्रियो है, जायगोट है, वो फॉर्म करेगा। ठीक है, तो उसको अपन करते हैं कल डिस्कशन। ठीक है, ओके।